जो earlier ladies were only housewife, now they are working ladies, which I really appreciate, but that might be one of the reason. લાઈફનો ફ્લો હંમેશા એક જેવો નથી હોતો, અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે છે. તો એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ગલત રસ્તો જ અપનાવીએ. वो थर्ड पर्सन की एंट्री सबसे ज़्यादा बीच में एक वजह है उसकी कि डिवोर्स का केस आज दिन में आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने में क्या था कि लेडीज़ को कोई इतनी फ्रीडम नहीं थी, तो वो आज के ज़माने की लड़कियां सब सुन चुकी है. रियल लाइफ यही है, आपके बगल में जो बैठी है, शाम की चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो, सुबह का चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा घर टूटने का कारण बन रहे हैं। कोविड शुरू हुआ तो कोविड के बाद का एक ऐसा फेज था जब इतने सारे डिवोर्स पिटिशंस हुए और सारे के सारे म्यूचुअल कंसेंट से हो रहे थे। तो जब हमने जान करने की कोशिश करी, बहुत सारा तफ्तीश करी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमको पता चला कि क्योंकि तो लोगों को लगता है कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके बारे में हम सॉल्यूशंस ढूंढे, उससे अच्छा है कि कोई हमारे पास इजीली पार्टनर अगर अवेलेबल है तो उसी से हम बातचीत कर ले। तलाक के बाद होने वाले मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को लेकर लोग ज्यादा मेरे पास आते हैं। प्यार, भरोसा और समझदारी पर टिकी शादीशुदा जिंदगी में अब दरारें क्यों आ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि जितने धूमधाम से हम शादियों में शामिल होते हैं, शादियों का जश्न मनाते हैं, जब वो रिश्ता टूटता है तो सिर्फ उन दोनों का रिश्ता नहीं टूटता बल्कि परिवार पर भी उतना ही असर पड़ता है। ये बात सिर्फ उन दो लोगों की नहीं होती है जो शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन उनके साथ में जो परिवार जुड़े हैं, जो बाकी की फैमिली फ्रेंड्स जुड़े हैं, उन्हें भी उनके अलग होने पर उतना ही दुख होता है। आजकल जो किस्से हम सुन रहे हैं, डिवोर्स केसेस के बारे में हम सुन रहे हैं, जो एक ट्रेंड सा बन गया है, शायद इसलिए कि अब छोड़ना बहुत आसान हो गया है। क्या सच में यही रीज़न है? क्या इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं? और क्या कारण है कि आज के दौर में शादी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है? क्या कारण है कि आज के लोग शादी वर्ड से ही कतराने लगे हैं, ये सोचने लगे हैं कि शादी एक बहुत बड़ी चुनौती है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम सबसे पहले लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे टॉपिक को लेकर, और उसके बाद में आप तक पहुंचाएंगे सही जानकारी डिवोर्स लॉयर और एक रिलेशनशिप काउंसलर के जरिए। अब जब बात हो रही है शादी, रिश्ते और तलाक के बारे में, तो जब भी हम ये खबरें न्यूज़ में सुनते हैं तो हमारे कई सारे ओपिनियन होते हैं। ये एक पब्लिक ओपिनियन जो शायद लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं आप पहुंची हूँ कमाटी बाग, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर और वो क्या टिप्स देना चाहेंगे आज की जनरेशन को। तो चलिए अब बात करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं उनके ओपिनियन के बारे में। सर, जब भी आप इस तरह की खबरें सुनते हैं जो डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपका सबसे पहला थॉट क्या होता है? पहला सबसे थॉट ये है कि डिवोर्स रेट की अगर बात करते हैं तो जो रेट पहले था उससे अभी कम रेट है, बिकॉज ऑफ द अब पॉपुलेशन जितना बड़ा है वो कंपैरिजन कीजिए। दूसरा, इट्स अ ट्रांजिशन टाइम, जो नई जनरेशन है, जो इंडिपेंडेंट उनको मिला है, पर उनको अभी ये समझ में भी आ रहा है कि जॉइंट फैमिली और साथ में रहना ज़्यादा अच्छा है। हैप्पी मैरिज लाइफ में एक बेसिक स्लोगन है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। बस वही जो उन्होंने बताया, और मेरा एक्सपीरियंस वही है कि उसी तरह से मुझे रखते हैं, हैप्पी वाइफ और हैप्पी लाइफ। રિયલ સેન્સમાં જો ડાયવોર્સનું હકીકતનું એક જો રીઝન જોવામાં આવે તો દેર ઇઝ અ કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન ધી પ્રેક્ટિકલ एंड सोशल लाइफ। सेकेंडली, मुझे जो लगता है वो ये भी है कि वर्किंग वुमेन जो पहले नहीं थी, दैट स्टार्टेड सो हेड टू हेड घर में इनकम हो गई है, तो एक वर्चस्व सा डेवलप हो जाता है दिमाग के अंदर। सो आई कंसिडर दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। ये कारण शायद सही भी हो सकता है, काफ़ी घरों में देखा भी गया है, बट अब यही रियलिटी है कि यही आगे भी होने वाला है। तो ऐसे अब की जनरेशन को आप क्या टिप देना चाहेंगे कि शादीशुदा जीवन में सफल रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंपल सॉल्यूशन, कीप कूल, बैलेंस लाइफ जीने की एक प्लानिंग करिए तो दिस विल नॉट हैपन। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट द यंग जनरेशन। મેરેજ લાઈફ ટકાવવા માટે વિશ્વાસ, ટ્રસ્ટ, આ બધી વસ્તુ જરૂરી છે. ને મેઇન વસ્તુ કેવી કે ખુદથી નેગેટિવ નહીં થવાનું, હવે મારા મેરેજ થઈ ગયા છે, હવે મારીથી કાંઈ ન થાય, આ બધી વસ્તુ નહીં લાવવાની દિમાગમાં, કે હંમેશા ખુશ રહેવાનું.
લાઈફનો ફ્લો હંમેશા એક જેવો નથી હોતો, અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે છે. તો એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ગલત રસ્તો જ અપનાવીએ. પોઝિટિવિટી બી ઘણી હોય છે, પોઝિટિવ પોઈન્ટ બી ઘણા હોય છે. તો મારું કહેવું એટલું જ છે કે તમે પોઝિટિવિટી સાથે આગળ વધો, નેગેટિવિટી સાથે નહીં. कमाटी बाग में आपको हर उम्र के हर तरह के लोग मिलेंगे और उन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं रिश्तों की परिभाषा। तो यहाँ पर भी हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो डिवोर्स केसेस आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, तो आज की जनरेशन को आप क्या टिप देना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब डिवोर्स के में मैरिज में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति रखना चाहिए आदमी को। तो सब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम रहते हैं हर एक जगह, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का गैप रहता है। तो वो तो क्या है, हर एक जगह फ्रेंड सर्कल में भी होता है, वहाँ हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके चलते हैं। ऐसे ही फैमिली में अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो लेट गो की भावना बढ़ेगी, तो मैरिज तो सालों से चलते आए और ये संस्था हमेशा चलने वाली है। जिंदगी में हर एक पासे होते हैं, कोई प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। आप देखने जाएंगे तो अच्छी तरह ज़िंदगी जीने वाले बहुत ज़्यादा है, और कुछ मीडिया के हिसाब से कुछ किस्से अगर बाहर आते हैं तो दुनिया खराब नहीं है। आप देखिए कि करोड़ मैरिज होता है, इसमें 2% 1% अगर डिवोर्स होते हैं तो मैरिज संस्था तो अच्छी ही चल रही है। तो थोड़े अगर कुछ जो लोग डिवोर्स ले रहे हैं उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की भावना हो जाएगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए? मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छी चल रही है और मेरे कंपेनियन तो है बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। मैं हर रोज़ मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए आती हूँ तो वो भी मेरे साथ आते हैं, मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हर प्रॉब्लम से वो साथ में खड़े रहते हैं। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। सर, अभी जो आप तलाक के केसेस सुनते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ के हों चाहे आसपास में किसी के, तो आपके हिसाब से सबसे पहला थॉट आपको क्या आता है कि किन वजहों से सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं? मैम मेनली जो वजह रहती है, एक तो सबसे पहले वर्क स्ट्रेस, सेकंड है जो दोनों के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो, अगर दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उसमें एक ईगो क्लैश का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बीच में रहेगा। और है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थर्ड पर्सन की एंट्री, चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, तो वो थर्ड पर्सन की एंट्री सबसे ज़्यादा बीच में एक वजह है उसकी कि डिवोर्स का केस आज दिन में आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। सेकंड, आप वर्क स्ट्रेस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 6 बजे के बाद में घर पे आप जा रहे हो तो जो काम का स्ट्रेस है आप उसको ऑफिस के अंदर में या आप घर की दहलीज पे छोड़ के आइए, उसको बाहर घर पे लेके आने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देकर, आप वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर, वाइफ को थोड़ा सा ये करोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी। हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं, वॉकिंग करते हैं, देखते हैं सब लोगों को हंसते खेलते हैं। जितने भी लोग मैंने यहाँ पे देखे, मैंने इनमें से किसी को भी स्ट्रेस में नहीं देखा है। सो आप कभी भी देखिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो एक चीज़ होती है। इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, आपके दोस्तों को और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली की फीलिंग्स को। मैम, सर ने जो कहा वो सारी बातें सही हैं और एज अ फीमेल आप भी ये चीज़ जानती कि अभी महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं और वो इंडिपेंडेंसी थोड़ी इतनी बाहर निकल गई है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करती हैं। कई बार ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले के ज़माने में क्या था कि लेडीज़ को कोई इतनी फ्रीडम नहीं थी, तो वो आज के ज़माने की लड़कियां सब सुन चुकी है, तो वो डर गई है कि हमें ये नहीं करना, हमें अपनी तरीके से जीना है। क्यों शादी करे, क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट, दूसरों के घर जाके उनका सुने। इससे बेटर है कि मुझे जो चाहिए मेरे पास है, तो दूसरों से डिपेंड रहने से बेटर है कि मैं अपने आप अपना खुद करूँ। पर मैं ऐसा नहीं सोचती। फ्रीडम आपको जितनी भी मिले, पर वो फ्रीडम क्या है कि आपको खुशी थोड़े टाइम पे ही देगी, बाद में आपको एक दोस्त की, एक हमसफ़र की ज़रूरत रहेगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही मैरिज लाइफ भी एक जैसी नहीं होती। सबको कंपेयर करोगे ना कि मेरे बाजू वाले का ये है, कंपेयर मत करो। कंपेयर करने से ही आपका मन दुख जो है वहाँ ही होता है।
जो है जितना है उतने में ही खुश रहो। बड़ा है वो भी खुश है, छोटा है वो भी खुश है। तो वो जो संतोष कहते हैं ना, नहीं मुझे पसंद है, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगी। आजकल सबको एडजस्ट नहीं करना है, मुझे यही करना है और मैं यही करूँगी। तुम्हें पसंद है तो रहो, ना पसंद है तो चले जाओ। ये जो है ना वो निकल जाए ना तो बेटर है। पहले के ज़माने में क्या था कि ये सब नहीं था, तब डिवोर्स नाम की चीज़ ही नहीं थी। एक ज़्यादा गर्म हो रहता है तो एक छोटा नीचे रहेगा, किसी को नीचे झुकना ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है। सर आखिर में मैं ये चाहूंगी कि आप आज की जो जनरेशन के मेल्स हैं उन्हें आप एक टिप क्या देना चाहेंगे और आप फीमेल्स को क्या टिप देना चाहेंगे? आपसे शुरू करें। मेरे को एक टिप देना मैं डेफिनेटली चाहूँगा। टिप ये रहेगी कि हमेशा जो प्रायोरिटी आपने आपके वर्क को दी हुई है तो उतनी प्रायोरिटी आप अपनी फीमेल जो आपकी पार्टनर है उसको भी दीजिए। रियल लाइफ यही है, आपके बगल में जो बैठी है, शाम की चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो, सुबह का चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो, ऑफिस जाने से पहले उसके साथ में वक्त निकालो, आने के बाद में वक्त निकालो। इट विल गिव अ क्वालिटी टाइम। वो एक ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम लोग घूमने गए, कहीं बैठे, कहीं वो, बस वो एक क्वालिटी टाइम नहीं है। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं सभी लड़कियों को एक सलाह तो दूंगी कि फ्रीडम रहना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी मैरिज लाइफ एक जैसी नहीं होती, किसी की अच्छी होती है, बुरी होती है। पर कोई भी बुरी चीज़ हो उसको आप ठीक कर सकते हो, थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मैं तो प्रीफर करती हूँ सबको मैरिज करनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के केस निकलते रहते हैं ना, वो नहीं निकलेंगे। प्रॉब्लम ये है, दूसरी मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी हुई है कि जो 22-24 साल की लड़की जो नई नई शादी करके घर पे आती है ना, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उससे जो फुली एडजस्टेड एक फैमिली मेम्बर है उसके बराबर, अरे भाई उसके जो जहाँ से आई है उसके मैके से उसका तौर तरीका रहने का कुछ अलग था। आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम जाएगा, 2-4 साल 5 साल लग भी जाएंगे, कहीं कहीं मैंने देखा 10-10 साल भी लग जाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसके आप उम्मीद करोगे ये 40 साल की बिहेव, मतलब एक मैच्योर औरत है उसके जैसा बिहेव करे, तो नहीं होगा, वो कहीं नहीं होगा। एटलीस्ट नॉट इवन, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हस्बैंड की प्रॉब्लम है, हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स की भी जो एक्सपेक्टेशन लड़की के तौर पे होती है, मतलब वहाँ से उसके बाद साथ में, वहाँ पे भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। उसके तौर तरीके वहाँ के उसके घर के जो थे खींचो, उसका खाना बनाने का तरीका, रहने का तरीका, उसका काम करने का तरीका वो अलग है, तो थोड़ा वक्त दो उसको। शादी के रिश्ते से जुड़ी कई सारी बातें हमने लोगों से जानी, लोगों से समझा कि शादीशुदा जिंदगी को सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या बातें समझनी चाहिए, किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी हमने जान लिया। लेकिन सिर्फ पब्लिक ओपिनियन जरूरी नहीं है, लोगों का क्या कहना है वो तो हमने बता दिया है। लेकिन अब हम सटीक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में कि आखिर उनके सामने जो केसेस आते हैं जब भी डिवोर्स के, तो उनमें सबसे कॉमन रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आज के कपल्स अलग अलग होते जा रहे हैं, अलग अलग राहें अपना रहे हैं। और इसी के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि शादी शब्द जितना हमने कठिन बना दिया है, जितना चैलेंजिंग बना दिया है, क्या सच में शादी का रिश्ता इतना चैलेंजिंग है? इंसान चाहे कितना ही अमीर बन जाए, कितना ही सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन जब तक उसके साथ उसका कोई अपना ना हो, वो सही मायने में एक सक्सेसफुल इंसान नहीं कहलाता है। हमने पब्लिक से जाना कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है जब भी वो तलाक जैसी खबरें सुनते हैं। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते रहते हैं जहां कोई सेलिब्रिटी तलाक कर रहा है। हमारे आसपास भी ऐसे कई किस्से देख रहे हैं हम, जहां पर परिवार, हंसता खेलता परिवार बस यूं ही उजड़ जाता है, बस यूं ही अलग हो जाता है, और वजह बहुत ही मामूली सी होती है। आजकल हम ये केसेस ज़्यादा क्यों सुन रहे हैं, अचानक से डिवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हमने पब्लिक से अलग अलग चीज़ें जानी, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं लोगों को वो भी हम सही मानते हैं, लेकिन जो इंसान इन केसेस को आए दिन
सुनता है, उसे समझता है, उसे सॉल्व करता है, उन केसेस से डील करता है, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने इतने सालों के दरमियान, जहां डिवोर्स के चलते कितने परिवार अलग हुए हैं, डिवोर्स के क्या कारण होते हैं और किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों को ऐसे रिश्ते टूटने से बचा सकते हैं। बस इसी के चलते हम आ पहुंचे हैं डिवोर्स लॉयर के पास में, जिनसे हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में और इन रिश्तों के बारे में। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं सबिहा सिंधी जी, जो कि एक डिवोर्स लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस टॉपिक पर। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही रहेगा कि इतने सालों के दरमियान आपने क्या बदलाव देखे हैं डिवोर्स केसेस में? देखिए, ऐसा है, शुरू में डिवोर्स डिजर्शन का ग्राउंड या क्रूएल्टी का ग्राउंड या बहुत काफ़ी जितने भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में या बाकी सारे ग्राउंड्स हैं, उसमें कॉन्टेस्टेड डिवोर्स हुआ करते थे। पर हाल फिलहाल जो देख रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये एक लालसा आफ्टर 5 ईयर्स, 7 साल की 10 साल की मैरिज के बाद, कि एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी नहीं साबित हो रहे हैं हमारा पार्टनर, तो एक यंग और सोशल मीडिया भी बहुत उसमें इफ़ेक्ट कर रहा है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब देखा जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा घर टूटने का कारण बन रहे हैं। इतने सालों में, जैसा आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ये एक वजह है डिवोर्स होने का, और इसमें आपने एक चीज़ मेंशन कर दी कि सोशल मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन और भी क्या चीज़ें सामने आती है जब कपल्स आपके सामने होते हैं? तो वो सिर्फ एक बात नहीं उठाते होंगे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो क्या चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल बनती है? एक तो है हमारी लालसा, एक जैसे मैंने सोशल मीडिया कहा आपको, सोशल मीडिया से इतना प्रेशर है हर एक कपल के ऊपर। हस्बैंड के ऊपर एक अलग प्रेशर है, वाइफ के ऊपर एक अलग प्रेशर है। जैसे आप कह रहे हैं सेलिब्रिटीज़, अब हर एक को एक बुटीक रिलेशनशिप चाहिए। आई एम यूजिंग द वर्ड बुटीक क्योंकि वो सब चीज़ फ्लारी और जैसे सोशल मीडिया पे दिखता है, अब हमेशा ऐसे रियलिटी में होता नहीं है। एक इंसान को जो कम सैलरी लेके आता हो घर में 10-15 हज़ार या 20,000 25,000, उसके लिए ये सारे शौक और जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है फैमिलीज़ में, वो होना बहुत मुश्किल है हर एक के लिए। सो वो चीज़ से ही तनाव बढ़ता है। और अगर कहीं आप सोशल मीडिया में अटैच्ड हैं, आप बहुत सारे फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अजनबियों को मिल रहे हैं जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं, और धीरे-धीरे बातचीत से और एक नई अच्छी सब्ज़ दुनिया दिखाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी रिश्ते टूटते हैं। और यही इन्फिडेलिटी और जो हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वहीं से शक के कीड़े भी फिर शुरू होते हैं। क्योंकि और मैंने देखा था जब कोविड शुरू हुआ, तो कोविड के बाद का एक ऐसा फेज़ था जब इतने सारे डिवोर्स पिटिशंस हुए और सारे के सारे म्यूचुअल कंसेंट से हो रहे थे। तो जब हमने जान करने की कोशिश करी, बहुत सारा तफ्तीश करी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमको पता चला कि क्योंकि कोविड में दोनों पार्टनर्स घर पे थे और दोनों पार्टनर्स के पास अपने अपने फ़ोन का एक्सेस दूसरे पार्टनर के पास भी हुआ करता था। तो तब पता चला कि ऐसा नहीं है कि कोविड के समय ही था, बहुत पहले से हमारी सोसाइटी में चल रहा है। पर आया तब हमारे ध्यान में कि क्योंकि एक पार्टनर गिल्टी है ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उससे कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसे ही छोड़ देने के लिए तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स डिवोर्स के आए तब, और 2021 के बाद हमने काफ़ी देखा ये चलन कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, अगर आप आज फैमिली कोर्ट में जाएं तो पता लगेगा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हर रोज़ 4, 10, 12 ऐसे हर रोज़ के फाइल हो रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना रूटीन बढ़ गया है हर चीज़ का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये शब्द आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और जैसा मैम ने कहा कि ये अभी नहीं हुआ है, ये बहुत समय से शायद चलता आ रहा है, लेकिन अब ज़्यादातर ये केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है मैम कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कुछ किस्से आपके सामने आते हैं, जैसा आपने कहा कि वो पैसे नहीं मांगते हैं, बट अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों की कस्टडी किसे मिलती है दोनों में से? इट डिपेंड्स। आधे से ज़्यादा लोग जो मेरे पास आए हैं उनके बच्चे नहीं थे। एक मैटर आज ही हमने सॉल्व किया जहाँ एक बच्चा भी है, पर फिर वो पार्टनर पे डिपेंड करता है। यहाँ जो पार्टनर था वो इतना समझदार है, वो हस्बैंड, कि उन्होंने वाइफ को ही दिया, क्योंकि वाइफ इज़ द ओनली पर्सन हु कैन लुक आफ्टर ही थॉट। उनको एक्सेस मिला है और बच्चा माँ के पास रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को इस कंडीशन में फादर्स ले लेते हैं कि आप तो खुद ही आवारागर्दी करते हो, आप बच्चों को क्या रखोगे। मदर का जो भी रोल है
अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे को हमेशा माँ ही संभाल सकती है ठीक से, पर ये भी अब स्क्यूड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला थिंग। हम ये भी जानते हैं कि सारे केसेस एक जैसे नहीं होते हैं, सारे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही डिवोर्स के नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से रिश्ते टूटने तक के कगार पे आ जाते हैं? टॉलरेंस नहीं होना। हम अब इतना पढ़े लिखे हो गए हैं, स्पेशली वुमेन, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, पर फिर उसके बाद में एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में पेट्राइकल सोसाइटी है, इसके लिए जो हस्बैंड है ही इज़ द प्रोवाइडर। अब ये लॉ में भी हस्बैंड इज़ द वन हु इज़ द प्रोवाइडर, पर अब लेटेस्ट आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट्स ऐसे दिए हैं जहां उन्होंने कहा कि अगर आप कमा रहे हो एज ए लेडी, यू कैन नॉट लीव द जॉब एंड सिट एट होम टू हैरेस योर हस्बैंड। तो वो जो चीज़ है कि अब हम क्योंकि कमा रहे हैं, हम मेल बन के जिएंगे, वो एक जो भगवान ने जो बनाया है हमें अलग अलग, तो वो अलग अलग रहना चाहिए। हम, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, आई मे बी एन ओल्ड स्कूल पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़ लिख के हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उतना योगदान फैमिली में देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर वो मैम, वो चीज़ में आता है इश्यू। अगेन, अगर पढ़ लिख लिया है तो आपका अपना माइंड है, तो आप कुछ चीज़ें नहीं चलाते हो, तो वो फैमिली में कभी कभी वो एडजस्टमेंट्स जो होती थी पहले, वो अब नहीं होती हैं। बहुत ही सही बात कही मैम ने। आजकल बहुत आसान हो गया है किसी से दूर चले जाना, किसी को यूं ही छोड़ के चले जाना। इंडिपेंडेंट हम सभी बन गए हैं, लेकिन ये कहीं हद तक हमारे लिए गलत भी साबित होता जा रहा है। अब इतनी बातें हुई, इतनी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई, इसलिए मैं आखिर में चाहूँगी कि मैम, क्योंकि वो हर चीज़ से डील करती हैं, इन सारे केसेस से डील करती हैं, इतने सालों का इन्हें एक्सपीरियंस है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सलाह देंगे लोगों को रिश्तों को बचाने के लिए, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपने रिश्तों को संजो के रखें? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली सिस्टम जो ब्रेक हो गया है हमारा, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो थी जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो टूट टूट के बिल्कुल बिखर चुकी है अब। हम कह सकते हैं कि मिनिमम 25% भी ऐसे नहीं होगी फैमिलीज़ इंडिया में अब जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। अब वो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही चला गया है। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जाने का 2-3 रीज़न मेजर हैं। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगी, तो मैं अपने घर की रानी हूँ, तो और कोई नहीं चाहिए घर में। तो ना तो सास चाहिए, ना ससुर चाहिए, ना ननद चाहिए, ना देवर चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो वो न्यूक्लियर फैमिली तो बन गई हमारी, पर उसके बाद में उसके साथ वो अपने वाइसेस भी लाई। जैसे अब हमें नहीं मालूम पड़ता है, जैसे बूढ़े जब होते थे घर में, तो वो बच्चे को संभालना कैसा है, या मिडनाइट क्राइसिस कुछ भी हो गया बच्चे को, तो बूढ़े लोग संभाल लेते थे कि ये बता देते थे, नानियाँ बताती थी कि ये करो ये करो। सेम चीज़ रिलेशनशिप में, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो सास समझाएगी कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए, हस्बैंड को ऐसे मना लो तुम। तो अब वो चीज़ चली गई है। अब हर लेडी अपने आप से सेल्फ डॉक्टरिंग करते हैं वो लोग कि भाई अगर नहीं हुआ तो किताबों का ले लिया या फ्रेंड से सलाह ले ली, जो खुद भी इनएक्सपीरियंस्ड है। तो मेरा मानना है कि फैमिली सिस्टम जो थी हमारी, वो छिन्न भिन्न हो गई है। अगर हम फिर से जॉइंट फैमिली सिस्टम को संभाल लें तो शायद हमारी आधी इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बिखरते रिश्तों को बचा सकती है, बिखरते परिवार को बचा सकती है। हमने कोशिश करी है कुछ सही इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाने की, और सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। अब जब बात हो रही है रिश्तों की, तो क्यों ना जिस रिलेशनशिप कंसल्टेंट के पास में हम आखिर में जाते हैं, या ये समझते हैं कि जब रिश्तों में दरारें आएंगी तब हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे, तो क्यों ना हम उन्हीं से पहले जान लें कि आखिर रिश्तों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या समझना है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास में भी। एक इंसान के जहन में कई सारी बातों को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं।
हैं, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो, चाहे अपने सपनों को लेकर हो, या चाहे रिश्ते नातों को लेकर हो। और अक्सर उसके पास में जो भी एक्सपीरियंस इंसान मिलता है, जो भी उसके आसपास बड़ा इंसान उसे मिलता है, उससे वो इन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करता है। आज का ये टॉपिक जिस पर हमने हर किसी से राय ली है, तो क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट की राय भी आप तक पहुंचाएं। इसी के चलते हम आज आप पहुंचे हैं डॉक्टर देवाशीष पालकर की क्लिनिक पर, जहां हम अब तक जो सवाल हमने इकट्ठे किए हैं उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम आज जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर देवाशीष पालकर के साथ में, और उनसे हम जानेंगे रिश्तों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में काफी कम चर्चा होती है, लेकिन इसके बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे ताकि सब लोगों को इस बारे में समझ हो। जी, अब तक हमने लोगों से बात करी कि उनका क्या ओपिनियन है शादी के बारे में, रिश्तों के बारे में। हमने डिवोर्स लॉयर से बात करी कि अब तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं जो तलाक की अब तक बातें हुई है, रिश्तों के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे तलाक के बारे में। जब तलाक जैसा फेज किसी की लाइफ में आता है, हमें सुनने में बहुत आम लग रहा है आजकल, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है कि उसके साथ में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके आसपास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके पास में तलाक से जुड़े कितने मामले आते हैं और उन लोगों पर कैसा असर पड़ता है तलाक के बाद में? आई थिंक जब हम तलाक की बात करते हैं, डिवोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि मेरे साथ ही होगा। बिकॉज अगर हम हमारी शादियां भी देखें तो मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में यही रिचुअल होता है ना कि हम बात करते हैं कि जन्मों जन्म के साथ की, 7 जन्मों तक हम साथ निभाएंगे उस बात की। और फिर उस बात को लेकर अगर कुछ मामले सही से नहीं चले और डिवोर्स तक बात आती है, तो दोनों के लिए बहुत शॉकिंग तो हो ही जाता है। और इसके साथ साथ कई जुड़े मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी हो गई। और जैसे आपने कहा कि आपने डिवोर्स लॉयर से भी पूछा होगा कि एक वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाना, उसके कारण भी होने वाले मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो अक्सर आजकल बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया में डिवोर्स के रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और यही वजह है कि आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पर हमें विचार विमर्श करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। अब जब हम बात कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि डिवोर्स के बाद में क्या क्या फेजेस से इंसान गुजरता है, अभी ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। जो टीनेजर्स हैं, जो एडल्टहुड में आते हैं, वो भी अपने आप को बहुत लोनली फील करवाते हैं। खुद को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जिंदगी में और कोई नहीं है। तो क्या इस फीलिंग में और जब तलाक के बाद में कोई इंसान जो फेज में होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या तलाक के बाद में उसे ज्यादा अकेलापन फील होता है? क्या डिफरेंस होता है इसमें? बिल्कुल, जैसे आपने लोनलीनेस की बात की, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उन्होंने लोनलीनेस को भी एक पैंडेमिक की तरह ही घोषित कर दिया है। क्योंकि आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे इंटरपर्सनल एक्चुअल में जो रिलेशंस हैं, जो एक दूसरे को मिलकर बात होना, एक दूसरे के साथ सारी बात शेयर कर सकना, आई थिंक वो रिश्ते धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं और हमारे एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट है वो कम हो जा रहा है। तो कम्युनिकेशन के साधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ट्रस्ट कम हो रहा है। एंड स्पेशली डिवोर्स के बाद वो चैलेंजेस और ज्यादा निखर कर आते हैं, बिकॉज तब इंसान के पास शायद कोई नहीं होता है, क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि यार हम उससे क्या बात करेंगे, वो कैसे मनस्थिति में होगा। और उस इंसान को भी यही लग रहा होता है कि अब मैं लोगों से बातचीत करने जाऊंगा, लोग मुझे और क्या बताएंगे, मेरी शायद बुराइयां भी करेंगे, मेरे बारे में बातें भी करेंगे, या फिर मुझे ऐसी एडवाइसेस देंगे जिसकी शायद मुझे जरूरत ही नहीं है। तो उस मोमेंट पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई उसे बात सुनने वाला चाहिए। तो जस्ट लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी थेरेपेटिक। आपने बीच में ट्रस्ट का मेंशन किया, और जब हमने लॉयर से भी बात करी तो उन्होंने भी एक चीज बाहर निकाली कि कोविड के बाद में ये केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, डिवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप न्यूज में भी सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है और किस वजह से इंसान किसी और की तरफ आकर्षित हो जाता है इतने सालों के रिश्ते के बाद में? तो सबसे पहली बात तो शादी के पहले ही अगर उस इंसान को कोई और पसंद था, लेकिन किस कारणवश, जैसे सामाजिक कारण हो गए, पारिवारिक कारण की वजह से शायद वो रिश्ता ना निभा पाए और उनको अचानक से तोड़ना पड़ा, या फिर फैमिली ने कहा और फोर्स किया और किसी के साथ मैरिज कर लिया, ये बहुत कॉमन रीजन होता है कि फिर उस पर्सन के साथ सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो जाना शादी के बाद भी, और शादी के आए हुए प्रॉब्लम्स उस पर्सन के साथ डिस्कस करते हुए फिर उस पर्सन से वापस रिश्ता जुड़ जाना। तो ये एक काफी कॉमन रीजन जो आजकल नजर आ रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सुधारना है,
तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम टाइम क्यों दें, हम हमारे पार्टनर के साथ बातचीत करके समाज को बताने के लिए क्यों बैठे रहे, हम अपने आनंद के लिए हम उलझे रहे। तो लोगों को लगता है कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके बारे में हम सॉल्यूशंस ढूंढे, उससे अच्छा है कि कोई हमारे पास इजीली पार्टनर अगर अवेलेबल है तो उसी से हम बातचीत कर ले। तो आजकल सोशल मीडिया के कारण क्या हुआ है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक साइकिल बन गई। यानी कि मेरे पास पता है कि सोशल मीडिया से मैं 5 लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं तो वो हो सकती है। और हम देखें तो अभी सोशल मीडिया पे, डेटिंग एप्स पे ये सारे कन्वर्सेशंस बहुत आराम से अच्छे से हो रहे हैं। तो ये भी एक काफी कॉमन कारण है जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। और दूसरे कारण भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, जैसे कि अगर कुछ परिवारों में जहां पे माहौल ठीक नहीं चल रहा होता है, जहां पे घरेलू हिंसा के किस्से भी आजकल कोरोना के बाद काफी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, या फिर कोई पार्टनर है जिसको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स पहले से थे लेकिन वो बताए ना गए हो, तो उसके कारण भी जो एक मैरिज में प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ साथ दूसरी फैमिली का भी एक इंटरफेरेंस आता है। आजकल के जमाने में लोग अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें और हम अपने तरीके से रहें। पर वहां पर अगर कोई पेरेंट्स है या फिर और एक्सटेंडेड फैमिली वाले हैं, वो लोग अगर इन्वॉल्व ज्यादा होने लगते हैं तो वो भी कई बार एक कारण बन जाता है, जिसके कारण फिर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को चाहने लगता है। रिश्ते जितना इजी लगता है हमें निभाना उतना होता नहीं है। हम अक्सर हर चीज पर बहुत सावधानी से ध्यान देते हैं, चाहे वो कुछ भी टॉपिक हो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ, लेकिन रिश्तों को हमने इतना हल्के में लिया हुआ है कि उसके बारे में हम गहराई से सोचते नहीं हैं। काफी लोग, कई बार कई पॉडकास्ट आपने सुने होंगे, कई लोगों की स्पीच में आपने सुना होगा कि जब आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, स्पेशली शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो जरूर एक बार काउंसलिंग करा लें। रिलेशनशिप काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है आपको समझने के लिए कि आगे इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा और किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में आपका यही प्रोफेशन है, तो मैं सबसे पहला यही सवाल करना चाहूंगी इस मामले में कि तलाक के बाद में आने वाले केसेस ज्यादा हैं या रिलेशनशिप काउंसलिंग के केसेस ज्यादा हैं? आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन तलाक के बाद होने वाले मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को लेकर लोग ज्यादा मेरे पास आते हैं, और मैं चाहूंगा कि रादर रिलेशनशिप काउंसलिंग के ज्यादा केसेस आए, ताकि अगर कुछ केसेस में बातचीत करने से और कुछ समाधान ढूंढने से अगर वो शादी बच जाती है, अगर वो परिवार बच जाता है, तो डेफिनेटली ये सबके लिए अच्छी सिचुएशन होगी। अब तक आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहें कि क्या वजहें होती हैं सबसे ज्यादा कि रिश्ते टूट सकते हैं, और क्या वजह होती है जिससे रिश्ते टूटते टूटते बच जाते हैं? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी रिश्ते को टिका कर रखना है हमें, तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रखते, किसी को भी कुछ भी बोल दिया जो भी मन में आया, और उस शब्दों का इंपॉर्टेंस हम समझते नहीं है क्योंकि हम उस समय गुस्से में होते हैं या हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो शब्द हमारे मन में घर करके रह जाते हैं। और कई बार यही चीज होती है जो आगे बढ़ा चल के एक बड़ा पेड़ बनता है, जिसके कारण रिश्ते टूटते हैं। दूसरी चीज है कि एक दूसरे के साथ एक्चुअल में समय नहीं बिता पाना। आजकल बहुत सारे लोग ऑफिस में बिजी हैं, ऑफिस से जब घर आते हैं तब मोबाइल फोन्स पे या फिर और कोई सोशल मीडिया पे बिजी है। तो एक्चुअल इन पर्सन जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, भले ही वो टाइम कितना भी बोरिंग लगे आपको, लेकिन एक दूसरे के साथ समय बिताना, वो आजकल लोग कम कर रहे हैं, तो वो होना जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक दूसरे को एक्नॉलेज करिए और एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए। तारीफ करना बहुत जरूरी है हमारे पार्टनर की, जो भी अच्छी क्वालिटीज है। हम बुराइयां बहुत आसानी से सबकी कर देते हैं, लेकिन तारीफ करने में हम संकोच रखते हैं। तो प्लीज एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, साथ साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर और आप में डिफरेंसेस होने ही वाले, और वो डिफरेंसेस कई बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको एज अ परिवार एक अच्छा बनाते हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ क्वालिटीज होगी, मेरी वाइफ की कुछ क्वालिटीज होगी, उन मिल के हमारे परिवार को तो बेनिफिट ही होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा पार्टनर भी मेरी तरह से बात करे, मेरी ही तरह से रिएक्ट करे, तो वहां पर हम अपने पार्टनर को चेंज करने की जो चाह रखते हैं वो थोड़ी सी हमें कम करनी चाहिए। अब आप में से जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे, कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो काफी उम्र वाले हैं, उनमें से कई लोगों का एक थिंकिंग रहता है, हम अक्सर हमारे घर में भी ये बात सुनते हैं, जब भी ऐसे तलाक के केसेस हमारे सामने आते हैं तो उनके मुंह से ये बात जरूर निकलती है कि जरूर इसने लव मैरिज करी होगी, जरूर इसने फैमिली के अगेंस्ट जाके मैरिज करी होगी, तभी इसकी शादी होगी। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ अरेंज मैरिज वालों के कि सिर्फ लव मैरिज वालों के साथ में ऐसा होता है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में से किसके ज्यादा किस्से आते हैं आपके साथ? आई थिंक दोनों का अगर रेशियो देखें तो कुल मिलाकर बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि किसी का लव मैरिज हुआ है तो शादी लंबी टिकेगी या डिवोर्सेस ज्यादा होंगे, और अरेंज मैरिज में भी उसी तरह से वर्क करता है। बिकॉज फाइनली वो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, एक दूसरे के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं, उस पर ज्यादा आधारित है। तो कई बार लोगों के मन में ये मिथ होता है, जरूर आपने जैसे कहा, वो इस कारण होता है क्योंकि हमारे यहाँ ना लव मैरिजेस को अभी भी एक टैबू टॉपिक माना जाता है।
तो जब लव मैरिजेस वर्क नहीं करती तो उसके बारे में समाज में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, बल्कि अरेंज मैरिजेस जब वर्क नहीं करती तब लोग बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें पूरा समाज जुड़ा हुआ रहता है। तो कई बार ये कारण होता है जिसके कारण हमें लगता है कि ये गलतफहमी हो जाती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन, ये एक मिथ जो लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है, उस मिथ को तो हमने दूर किया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अरेंज मैरिज की है तो आपकी शादी ज्यादा टिकेगी या लव मैरिज की है तो शादी ज्यादा टिकेगी, क्योंकि हम एज अ पर्सन इवॉल्व होते रहते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे परसेप्शन बदलते हैं, हमारी चॉइसेस बदलती है। उन चीजों को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस पर हमारा रिश्ता टिका रहता है। जब भी आपने सुना होगा कि कुछ गाने भी ऐसे बने हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों की थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग तरह से सोचते हैं, एक दूसरे को गलत समझते हैं, एक दूसरे को टोकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। जो मेल है वो अलग दिशा में सोचता है, अलग रीजंस उसके होते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उसके हार्मोन्स की वजह से भी शायद, और फीमेल भी कुछ अलग चीजें सोचती हैं, वो शायद ज्यादा इमोशनल होती है और मेल ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इसको हम और भी अच्छे से डिटेल में समझना चाहेंगे कि ये जो एक प्रॉब्लम आता है लोगों के बीच में, तो मेल और फीमेल की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है और उन्हें किस तरह से इसे बैलेंस रख के एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। आई थिंक आपने बहुत सही कहा, ये डिफरेंसेस जो है वो जेनेटिक भी है, थोड़े बहुत अगर देखें तो सामाजिक तौर पे भी है, और जो हमारा समाज एक दूसरे को जेंडर रोल्स में किस तरह से देखता है उस पर भी आधारित है। तो एक मेल को समाज चाहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे, इमोशंस के बारे में थोड़ा कम बातचीत करे, प्रैक्टिकल हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। वहीं पे एक फीमेल को हमारा समाज अभी भी इस तरह से देखता है कि शायद वो इमोशंस आसानी से एक्सप्रेस कर सकती है। तो इसके कारण एक रिलेशनशिप में भी चेंजेस आने ही वाले। बट प्रॉब्लम्स वहां पर होती है जहां पर एक पर्सन चाहता है कि नहीं, मैं मेरे पार्टनर को चेंज करके दिखाऊंगा, एक मानो वो जिद पकड़ लेता है, या फिर कई बार एक पार्टनर भी बिकॉज उसके पार्टनर को अच्छा लग रहा है उसके लिए बदलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो पूरी तरह से हो नहीं पाने वाला। तो समझने की बात यह है कि हमारी एक दूसरे की पर्सनालिटीज अलग हो सकती है, लेकिन वो पर्सनालिटीज को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रादर अगर आपको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लग रही है तो उसके बारे में शादी से पहले ही बातचीत करनी चाहिए, रादर देन वांटिंग कि आप उसको बाद में चेंज कर सकेंगे। अक्सर ये चीज देखी जाती है कि हम सभी इन बातों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कुछ नया होता है, नए रिश्ते होते हैं, तो उस वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ सह लेंगे, हर चीज को एडजस्ट कर लेंगे। उस टाइम पे इतनी ऊंची उड़ान हम भर लेते हैं कि हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को झूठे वादे दे देते हैं, राइट? जो वादे दे देते हैं, जो कमिटमेंट्स दे देते हैं, ये भूल जाते हैं कि शायद इन चीजों को हम ना भी निभा पाए, क्योंकि हम बदलते रहेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हमारी फैमिली बदलेगी, टाइम मैनेजमेंट बदल जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम सब मिस आउट कर देते हैं। अब आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसी टिप जो अपनी जिंदगी में वो जरूर फॉलो करें। आई थिंक जैसे हमने बात की कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी इंडियन फैमिलीज में हम कम्युनिकेशन नहीं करते क्योंकि हमारे मन में होता है कि नहीं यार, मैं ये बात कहूंगा तो उसको क्या लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई बात की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ डिस्कस करिए, बिकॉज अगर आप ये डिस्कशन अवॉइड करेंगे तो वो बात छोटी से छोटी बढ़ती जाएगी, है ना। वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनते हुए देर नहीं लगती है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है, और कम्युनिकेशन से रिश्ते सुधरते हैं। देखो, मान लो मेरे नाखून बढ़ गए तो मुझे नाखून काटने की जरूरत है, उंगली काटने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। दूसरी चीज ये है कि जैसे भारत डेवलप्ड नेशन होते जाने वाला है तो डिवोर्सेस के रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज में डिवोर्सेस के रेट कंपेयर टू इंडिया काफी ज्यादा है। उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है कि जैसे लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा होते हैं तो वो अपनी खुशी ज्यादा चाहते हैं। अभी तक ऐसा था कि 2 जनरेशन पहले, 1 जनरेशन पहले तक लोगों को ये था कि नहीं, हम अगर डिवोर्स ले लेंगे तो समाज क्या कहेगा। तो कई बार ये डर के कारण कितनी शादियां ऐसी टिक गई जो एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी ही। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक फेस नहीं करना चाहते। इसके कारण कुछ समय के लिए ऐसा होने वाला है कि डिवोर्सेस के रेट इंक्रीज होंगे। इसीलिए हमें ओपन कम्युनिकेशन और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और लव बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जैसा इन्होंने कहा, ये टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है, इस पर अभी हम बहुत नॉर्मलाइज करके बैठे हैं, लेकिन जरूरत है इसे ध्यान में रखने की, जरूरत है रिश्तों के बारे में अपने आसपास के लोगों को समझने की, वरना अकेलेपन में ही आप शायद मर भी जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सुसाइड अकेलेपन की वजह से देखे जाते हैं। और डिवोर्स एक ऐसी चीज है जहां पर सिर्फ आप लोगों पर असर नहीं होता है, बल्कि आपसे जुड़े हर इंसान पर असर होता है। और जहां तक बात रही
कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात रही अंडरस्टैंडिंग की, तो आपने ये कोट भी सोशल मीडिया पर ज्यादातर देखा होगा कि ऐसे इंसान के साथ में रहें जिनके साथ में आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन भी आसानी से कर सके, बिना जजमेंट के, फीलिंग के, बिना इस डर के कि वो आपको गलत समझेगा, वो आप पर शक करेगा। तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई इंसान है तो छोटी मोटी बातों को अवॉइड करें। और जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि तलाक के बाद के केसेस साइकियाट्रिस्ट के पास में ज्यादा आते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग में ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं। इसकी पीछे क्या रीजन है मैं नहीं जानती कि लोग अपने आप को इतना ज्यादा वर्थ इट कैसे समझ लेते हैं कि वो बिना समझ के एक रिश्ते को निभाने। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे निभाने के लिए आपको पेशेंस तो चाहिए ही, साथ साथ में इतना कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि आप हर सिचुएशन में आपके पार्टनर का साथ देंगे। और इन सभी चीजों को डॉक्टर देवाशीष ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से हमें समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी आपका मैं थैंक यू। हमारे साथ में एक लास्ट पॉइंट कर दूं वाली जी। और जाते जाते जस्ट एक लास्ट चीज कहूंगा, देखिए अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को कम मत समझिए। कई बार समाज उन लोगों को कम समझने लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार उसमें ये पावर ही नहीं है कि वो झेल पाएगा, और वो उन्हें कमजोर समझने लगता है। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी हेल्प लीजिए, क्योंकि बातचीत करने से उसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन करना जानते हैं तो आप हर चीज से डील कर सकते हैं। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा रहा है। आप काफी टाइम से उस इंसान के साथ रह रहे हैं तो आप उसके ट्रिगर पॉइंट, उसके वीक पॉइंट सब कुछ जानते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल कीजिए और अपनी बातों को उनके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि रिश्ता बनाना आसान होता है, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। और शायद क्योंकि हमें इस चीज की समझ बचपन से नहीं दी जाती, इसीलिए हम कभी कभी इन रिश्तों के मामलों में फेल हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें इन बातों पर असर करती है, हमारी अपब्रिंगिंग भी असर करती है, हमने जो चीजें आसपास देखी है वो भी असर करती है। लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी कहानी आपके हाथों में है, आपके आसपास जो हो रहा है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। तो किसी भी चीज को आपके रिश्तों पर अफेक्ट ना होने दे। जब बात ऐसी हो जाती है कि आखिरी ऑप्शन ही तलाक है, तो तलाक का डिसीजन लेना एक अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स जैसा फैसला बहुत बड़ा फैसला है और बहुत दुखद फैसला है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी दर्शकों ने आज का ये एपिसोड देखा है वो जरूर इस बात को समझेंगे, और साथ ही साथ आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कुछ अच्छा करने की। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए PNF TV। जो earlier ladies were only housewife, now they are working ladies, which I really appreciate, but that might be one of the reason. લાઈફનો ફ્લો હંમેશા એક જેવો નથી હોતો, અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે છે। તો એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ગલત રસ્તો જ અપનાવીએ। वो थर्ड पर्सन की एंट्री सबसे ज़्यादा बीच में एक वजह है उसकी कि डिवोर्स का केस आज दिन में आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने में क्या था कि लेडीज़ को कोई इतनी फ्रीडम नहीं थी, तो वो आज के ज़माने की लड़कियां सब सुन चुकी है। रियल लाइफ यही है, आपके बगल में जो बैठी है, शाम की चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो, सुबह का चाय कॉफ़ी नाश्ता उसके साथ एंजॉय करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज्यादा घर टूटने का कारण बन रहे हैं। कोविड शुरू हुआ तो कोविड के बाद का एक ऐसा फेज था जब इतने सारे डिवोर्स पिटिशंस हुए और सारे के सारे म्यूचुअल कंसेंट से हो रहे थे। तो जब हमने जान करने की कोशिश करी, बहुत सारा तफ्तीश करी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमको पता चला कि क्योंकि तो लोगों को लगता है कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके बारे में हम सॉल्यूशंस ढूंढे, उससे अच्छा है कि कोई हमारे पास इजीली पार्टनर अगर अवेलेबल है तो उसी से हम बातचीत कर ले। तलाक के बाद होने वाले मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को लेकर लोग ज्यादा मेरे पास आते हैं